अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, खैरियत से आप लोग? हाँ अच्छा भाई, आज हमारी मैथमेटिक्स की आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। आज हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को ख़त्म करेंगे और कल से इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, एक्सेल का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या करेंगे, हम आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं भाई। देखें, लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का तकरीबन चैप्टर हमने क्लोज कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे, फर्दर आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने रैंडम वेरिएबल का चैप्टर पढ़ना है और हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलें भाई, रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अच्छा देखें भाई, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, एक होती है जो चीज हमें मालूम होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। वो चीज हमें कोई चीज मालूम है, और कोई चीज अगर हम मालूम नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती उस चीज के हवाले से, उसको हम क्या कहते हैं, अननोन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें भाई, हमारे पास जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो हमारे पास कुछ डेली लाइफ के इवेंट्स की बात करें, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता कि भाई इस एक्शन को अगर हम परफॉर्म करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। जैसे देखें, दो टीम के प्लेयर अगर क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। टॉस करने पर क्या है, जब एक सिक्के को उछाला जा रहा है तो किसी को नहीं पता, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये जोन सी आपने क्या किया है, ये जोन सा आपने एक्सपेरिमेंट किया है, इसके अंदर अगर आप हेड को देखना चाह रहे हो कि भाई हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बुनियादी तौर पे यहां पर क्या मालूम कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल आप फाइंड कर रहे हो। हेड का रैंडम वेरिएबल आप देख रहे हो। समझ आ रही है? इसी तरह से बात करें तो अक्सर क्या होता है, जब आपने देखोगा कमेटी वगैरह डाली जाती है, तो कमेटी डालने के लिए भी क्या करते हैं, हम एक रैंडम वेरिएबल को चूज करते हैं। जैसे आपने पर्चियां बना ली, पर्चियां बनाने के बाद आप एक पर्ची को क्या करते हो, मिक्सअप करके पर्ची को उठाते हो, तो उस पर एक बंदे का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल की आप सिलेक्शन कर रहे हो। इसी तरह से लॉटरी होती है, स्पेनर होता है। ठीक है, जब वो पॉइंटर घूम रहा होता है, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट नंबर लिखे हुए होते हैं। तो उसमें अगर मिसाल के तौर पर आपने चूज किया नंबर 8, तो नंबर 8 को जब देखने के लिए आप लॉटरी को ऑन करते हो, स्पेनर को ऑन करते हो, स्पिनर को, तो क्या होता है हमारे पास, ये भी जो हम नंबर को देख रहे हैं, ये भी क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो रैंडम वेरिएबल होता क्या भाई, देखें, अ रैंडम वेरिएबल इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में से जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एक स्पेसिफिक सेट की, जिसे आप हेड और टेल को देख रहे हो, तो सिक्के को टॉस करने में जो आप हेड को देख रहे हो, हेड क्या है, स्पेसिफिक सेट आपने बना लिया। तो हेड किसी भी एक्सपेरिमेंट में कितनी दफा आ सकता है, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो कौन बताता है, हमें रैंडम वेरिएबल बताता है। इसके जरिए से हम निकाल सकते हैं। और एक और हमारे पास इसका डेली लाइफ यूज केस क्या हो सकता है, रिस्क एनालिसिस। आप कोई भी कंपनी में, किसी भी इदारे में कोई स्टेप लेने के लिए जा रहे हो, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हो, तो वहां पे कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो वहां पर भी एग्जैक्ट आपको पता नहीं लगता। आप वहां पर भी क्या लगाते हो, रैंडम वेरिएबल लगाते हो और देखते हो कि यहां पर कितना कुछ रिस्क हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर आती हैं, रैंडम वेरिएबल के सिनेरियो में आती हैं। तो एक मिसाल यहां पे दी हुई है, टॉसिंग अ कॉइन, वी कुड गेट हेड और टेल। हमें क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज दे देते हैं। जैसे हेड को वैल्यू दे दी 0 और टेल को वैल्यू दे दी मैंने 1, एंड वी हैव अ रैंडम वेरिएबल x। और इसको हम, जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल X से शो कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको देखें, तो देखें भाई, यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास लेट से हमने कंसीडर किया रैंडम वेरिएबल क्या है, x है। और इस रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या क्या पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, और हेड को हमने क्या दिया है, 0 का नाम असाइन, 0 वैल्यू असाइन किए, और टेल को हमने 1 वैल्यू असाइन किए। तो इन शॉर्ट रैंडम वेरिएबल यहां पे क्या बनेगा, 0 1। पॉसिबल सेट्स ये बन सकते हैं ना, 0 1 बनेगा। तो भाई यहां पर नोट आपको दिया जा रहा है
वी कुड चूज हेड इक्वल टू 100 एंड टेल इक्वल टू 150। हम यहाँ पे हेड 0 कंसिडर किया, आप 100 भी रख सकते हो, आप 150 भी वैल्यू रख सकते हो। बात समझ आ रही है? अपनी मर्जी की। और आइदर वैल्यूज इफ वी वांट, इट इज अवर चॉइस। और कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं जो हमारी मर्जी हो। समझ आ रही है? तो खैर हमने क्या बनाना है, पॉसिबल वैल्यू का सेट बनाना है। जो पॉसिबल आउटकम का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। अच्छा, एक डाइस है हमारे पास, डाइस को रोल करवा रहे हैं, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज बनेगी ना। ठीक है, 6 नंबर्स हैं तो वो 6 ही आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, सो वी हैव एन एक्सपेरिमेंट सच एज टॉसिंग अ कॉइन। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम समराइज करना चाहें तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने कॉइन को क्या किया, टॉस किया। वी गिव वैल्यू टू ईच इवेंट, हमने हर इवेंट को क्या दे दी, कुछ वैल्यूज दे दी, जैसे हेड को 0, टेल को 1। द सेट ऑफ वैल्यूज इज रैंडम वेरिएबल। ये जो सेट बनेगा आपके पास इन वैल्यूज का क्या कहलाएगा, ये रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। नॉट लाइक एन अलजबरा वेरिएबल, ये अलजबरा के वेरिएबल की तरह नहीं होता। किस तरह से देखें, अलजबरा में क्या होता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड यूज किया जाता है। तो देखिए इक्वेशन लिखी हुई x + 2 = 6। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, अगर x फाइंड करना चाहें तो 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 6 के पास जाकर के हो जाएगा माइनस। तो आंसर क्या बनेगा, 6 - 2 = 4। तो अलजबरा में देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। लेकिन हमारे पास रैंडम वेरिएबल इससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है देखें, रैंडम वेरिएबल हैज अ होल सेट ऑफ वैल्यूज। रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, सेट होता है वैल्यूज का, पॉसिबल आउटकम का सेट हमें मिलता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलती हमें। अच्छा, एक तो ये बात है। एंड इट कुड टेक एनी ऑफ दीज वैल्यू रैंडमली, और इसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अभी बताया ना, 100 ले लो हेड को या 150 ले लो हेड को, 0 ले लो हेड को या 1 ले लो। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो वेरिएबल है अलजबरा के वेरिएबल से क्या है, मुख्तलिफ है। आगे चलते हैं, एक मिसाल दी हुई है। x हमारे पास है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहे हैं, 0 1 2 3 रैंडमली, ये हमने 0 1 2 3 रैंडम लिया है, और ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और हर वैल्यू की क्या होती है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, ये क्या होती है, आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं, समझ आ जाएगा। अब कैपिटल लेटर्स, अब कैपिटल लेटर क्यों यूज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कैपिटल में यूज क्यों कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल के लिए, हाँ, ताकि डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए, फर्क क्रिएट हो जाए कि अलजबरा और प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है दोनों। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं सैंपल स्पेस की। अब देखें हमारे पास एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, थ्रो अ डाइस 1। हमने जब एक डाइस को एक दफा थ्रो किया तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है, x है। यानी कि रैंडम वेरिएबल में हमारे पास पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज क्या बन सकती है, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या बना हमारे पास, कि हमारे डाइस के टॉप पर पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज आ सकती है ना। तो क्या बनेगा, 1 से लेकर 6 तक हमारा ये सेट बन जाएगा। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज अगर निकालना चाहें, देखें अगर रैंडम वेरिएबल 1 का निकालना चाहते हैं कि भाई 1 के आने के कितने चांसेस हैं, तो जाहिर सी बात है एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं और एक ही दफा आ सकता है। तो अगर 1 का रैंडम वेरिएबल निकालना चाहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1/6। ठीक है, और इसी तरह से 2 की भी 1/6 निकलती है, क्योंकि 6 फेसेस में से एक ही फेस पे 2 आ सकता है, ज्यादा पे आ नहीं सकता। नॉट दैट इज अ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। क्या कह रहे हैं, जब इन सारों की प्रोबेबिलिटी को आप क्या करोगे, एड अप करोगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अब 1/6 1/6 सारों को प्लस करो, आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब आपने ठीक काम किया है। अच्छा, इसको आसानी से समझते हैं कॉइन की मिसाल से। अब एक कॉइन आपने टॉस किया, हेड के आने के कितने चांस हैं, 50%, और टेल के आने के भी 50%। 50 को आप 1/2 से डिनोट करते हैं, हेड 1/2 टेल 1/2। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, 1/2 1/2 क्या बनता है, लाइक फ्रैक्शन है ना, डिनोमिनेटर सेम आता है,
2 एक दफा लिख दिया, ऊपर जो भी होता है प्लस हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस हो जाता है। 1 और 1 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 1 और 1 कितना बना 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 1। समझ आ रही है? तो तमाम तो प्रोबेबिलिटीज का अगर सम लिया जाए तो वो क्या होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे एक और मिसाल दी हुई है आपको मजीद क्लैरिटी के लिए। हाउ मेनी हेड व्हेन वी टॉस 3 कॉइन। अब हम ये फाइंड करने चाह रहे हैं कि भाई हमने कॉइन को 3 दफा टॉस किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि अगर हेड हमारा रैंडम वेरिएबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे हमने निकालनी है। तो देखें भाई यहां पर x हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, द नंबर ऑफ हेड इज द रैंडम वेरिएबल। अब हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, किसको ढूंढने जा रहे हैं, हेड की तादाद को ढूंढने जा रहे हैं। इन दिस केस देयर कुड बी 0 हेड इफ ऑल द कॉइन्स लैंड टेल्स अप। क्या कह रहे हैं, अगर तमाम तर कॉइन्स को 3 दफा आपने टॉस किया और तीनों दफा क्या आ गया टेल आ गया, तो हम क्या कहेंगे वहां पे हेड को किससे डिनोट, हेड की वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी, भाई हेड नहीं आया ना तीनों दफा। फिर हमने 3 दफा कॉइन को टॉस किया तो एक दफा हेड आ गया, 2 दफा टेल आ गया, तो इसका मतलब क्या है वहां पे हेड की वैल्यू क्या है 1 है। अगर 2 दफा हेड आ गया वहां पर वैल्यू क्या है 2 है। समझ में आ गई? और 3 दफा हेड आ गया तो वैल्यू क्या है 3 है। सैंपल स्पेस क्या बना 1 2 3, यानी कि हेड की इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हेड के आने के कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं भाई। हेड या तो एक दफा भी नहीं आएगा, एक बात तो ये हो सकती है, हेड एक दफा आ सकता है पूरे एक्सपेरिमेंट में 3 दफा, 2 दफा आ सकता है और 3 दफा आ सकता है। 4 दफा हेड आ सकता है, 4 दफा नहीं आ सकता। समझ आ रही? क्योंकि हमने क्या किया है 3 दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। अच्छा, बट दिस टाइम आउटकम नॉट आर इक्वली लाइकली। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो इसका जो आउटकम है वो इक्वल नहीं है। जैसे डाइस के केस में क्या था, इक्वल था ना, 1 के आने के भी इक्वल चांस थे, 2 के आने के भी इक्वल चांस थे, 3 के भी आने के इक्वल चांस थे, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। ठीक है, 0 के लिए अलग प्रोबेबिलिटी, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग। तो क्या कह रहे हैं 3 कॉइन्स कैन लैंड इन 8 पॉसिबल वेज, यानी कि जब 3 दफा आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये पॉसिबल वेज बनते हैं कि कॉइन इस तरह से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे इस एक्सपेरिमेंट का कि या तो 3 दफा हेड आएंगे, या तो 2 दफा आएंगे, या तो 2 दफा अगेन आ जाएंगे, या तो एक दफा हेड इस तरह से आएगा, 2 दफा हेड इस तरह से आएंगे, और एक दफा हेड इस तरह से आ जाएगा, एक तरह से इस तरह से, और 0 दफा इस तरह से आएगा। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास निकल के आए। तो यहां पर देखें हेड की वैल्यू हमने आगे मेंशन कर दी क्योंकि रैंडम वेरिएबल क्या है हमारा, हेड है, टेल नहीं है। तो हेड यहां पे 3 थे, 3 लिख दिया, 2 थे 2 लिख दिया, 2 थे 2 लिख दिया, 1 था 1 लिख दिया, और 2 थे 2 लिख दिया। इस तरह से हमने सारा पॉसिबल आउटकम्स के आगे हमने हेड की वैल्यू असाइन करवा दी। समझ आ गई? अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। भाई मुझे बताएं जब x 3 दफा आया था इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, x यानी कि हेड जो है वो कितनी दफा आ रहा है, यानी कि तीनों दफा हेड कितनी दफा आएगा, नहीं देखो एक दफा आ रहा है ना। देखो पूरे इस एक्सपेरिमेंट में 8 पॉसिबल आउटकम्स में जो हेड 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 है, तीनों दफा हेड कितनी दफा आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है। कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/8 बनेगी। फिर देखें 2 टाइम हेड कितनी दफा है, कितनी दफा है 1 2 3 दफा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/8 बनेगी। अब एक दफा हेड कितनी दफा है 1 2 3, ये भी 3 दफा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/8 बनेगी। और 0 दफा हेड कितनी दफा है, एक ही दफा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/8 बनेगी। समझ आ रही है? इन सारों को एड अप करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ आ गई? इसी तरह से देखें एक और मिसाल दी हुई, 2 डाइस को अगर हम टॉस करेंगे, भाई जब 2 डाइस को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रैंडम वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, द सम ऑफ स्कोर्स ऑन 2 डाइसेस। 2 डाइसेस का जो स्कोर होगा हमारे पास उसको हम सम करेंगे तो हमारे पास वो क्या बनाएगा, उसका रैंडम वेरिएबल बनेगा। जैसे यहां पर देखें हमने 2 डाइसेस को क्या किया, रोल करवाया, तो अगर पहले डाइस पे 1 आया है और दूसरे डाइस पर भी 1 आया तो स्कोर क्या बनेगा 2 बनेगा। पहले डाइस पे 1 आया है, दूसरे पे भी 1 आया है, तो स्कोर क्या बनेगा 2 बनेगा।
अगर पहले डाइस पे 1 आया और दूसरे डाइस पे 2 आया तो स्कोर क्या बनेगा? 3 बनेगा। अगर पहले डाइस पे 1 आया दूसरे पे 3 आया तो स्कोर क्या बनेगा? 4 बनेगा। मतलब कि दो डाइसिस को रोल करवाने पर, ठीक है, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन पॉसिबल आउटकम्स को हमने यहां पर क्या कर दिया? चार्ट में डिनोट कर दिया, मेंशन कर दिया। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद जो पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 36 बन रहे हैं। 6 को 6 टाइम हम क्या करेंगे? जब दोनों डाइसिस को करवाएंगे 6 एग्जा कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई यहां पे 1 क्यों नहीं लिखा हुआ? 2 डाइस है ना, तो 1 क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना। अगर एक पे 1 आया दूसरे भी 1 आया तो आंसर क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो यहां पर पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 12। और नीचे यहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई 2 अकर जस्ट 1। इस पूरे जब 36 दफा हमने क्या किया? पॉसिबल हमने आउटकम्स निकाले, तो 2 कितनी दफा आ सकता है? सिर्फ एक दफा आ सकता है। तो देखें यहां पर पूरे चार्ट में देखें 2 कितनी दफा आ रहा है इस पूरे, जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, येलो वाली लाइन को छोड़ दें। 2 देखें इस पूरे चार्ट में एक दफा आ रहा है, तो 2 कितनी दफा आ गया? एक दफा आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/36। 3 कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1/18 बन जाएगा। इसी तरह से सारी प्रोबेबिलिटी हमने यहां पर इसकी निकाल ली। ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इसका 1 आएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो अगर हमने रैंडम वेरिएबल हमें बुनियादी तौर पे ये बता रहा होता है कि उस स्पेसिफिक आउटकम के आने के कितने चांसेस हैं, बात समझ आ रही है? इसी तरह से रिस्क फैक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट डेटा में से क्या करते हैं? उस रिस्क फैक्टर का हम रैंडम वेरिएबल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, रेंज वैल्यूज को छोड़ दें। अब आप लोगों ने ये करना है, इसके जो अभी मैंने आपको पढ़ाया यहां तक रैंडम वेरिएबल तक, इसके देख लें, इसके जितने भी इससे रिलेटेड सवाल है ये आपने 10 क्वेश्चंस में से इसको करना है, सोल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई समझ में आ गई ना? चलें आगे चलते हैं। उसके बाद इसको आप छोड़ दें। अभी हम चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। अच्छा भाई, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डेटा पर डे, तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। तो देखें, डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड या स्प्रेड आउट। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा सकता है, तकसीम करवाया जा सकता है, डेटा को फैलाया जा सकता है, स्प्रेड आउट करवाया जा सकता है इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरह से। अब 3 मुख्तलिफ वेज हैं। इट कैन बी स्प्रेड आउट मोर ऑन द लेफ्ट। अगर डेटा ज्यादा लेफ्ट की तरफ स्प्रेड हुआ होगा तो हम क्या कहेंगे? ये डेटा किस तरह से स्प्रेड किया गया है? मोर ऑन लेफ्ट। अगर डेटा ज्यादा राइट की तरफ स्प्रेड होगा, फैला होगा राइट साइड पर, तो क्या कहेंगे? मोर ऑन राइट कहेंगे। इसी तरह से अगर डेटा ना लेफ्ट की तरफ हमें डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आए, ना राइट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आए, तो उस तरह के डेटा को हम क्या कहेंगे? जम्बल्ड अप। यानी कि क्या है? कोई तरतीब नहीं है इसमें, ना लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना राइट की तरफ आ रहा है, बल्कि रैंडम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? जम्बल्ड अप कहलाएगा। इसी तरह से देखें, बट देयर आर मेनी केसेस वेयर द डेटा ट्रेंड्स टू बी अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू विद नो बाइस लेफ्ट और राइट एंड इट गेट क्लोज टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। लेकिन समटाइम ये होता है कि हमारे पास हमारा जो डेटा होता है नॉर्मल यानी कि सेंट्रल वैल्यू के गिर्द क्या कर रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक पीक होती है डेटा की, उसके लेफ्ट और राइट पर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। जब इस डेटा के पॉइंट्स को मिलाते हैं, पीक पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो हमें बेल कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह की जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब देखें, इट इज ऑफन कॉल्ड अ बेल कर्व बिकॉज इट लुक लाइक अ बेल। क्योंकि ये बेल की तरह नजर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? बेल कर्व भी इसको हम कहते हैं। अब इसको कहां कहां देखें इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर एक आइसक्रीम शॉप है हमारे पास। अब उस आइसक्रीम शॉप में क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे देखें गर्मियों का सीजन, जैसे जैसे गर्मियां आती चली जा रही हैं वैसे वैसे सेल में क्या होता चला जा रहा है? इजाफा होता चला जा रहा है।
समझा रही है? और जैसे जैसे, और जब गर्मियों का पीक आ गई तो आपकी सेल भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसी तरह से जब सर्दियां आती चली जा रही हैं, जब गर्मी कम होती चली जा रही है, वैसे वैसे डेटा क्या होता चला जा रहा है, सेल भी नीचे आती चली जा रही है। समझा रही है? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का डेटा मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आएगा। इसी तरह से इसको हम कहां कहां लगा सकते हैं, देखें, हाइट्स ऑफ पीपल पर लगा सकते हैं। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक बच्चे की, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हाइट भी बढ़ती चली जा रही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, इसी तरह से और कहां पे लगा सकते हैं आप, ये इस तरह का कर्व और कहां देखने को मिलता है। और फिर नीचे देखें, जैसे जैसे उम्र कम होती चली जा रही है तो हाइट क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और कहां कहां लगा सकते हैं, साइज ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस बाय मशीन। एक मशीन क्या करी, डिफरेंट तरह के सैंपल्स निकाल रही है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के साइजेस होते हैं, उसका भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जा सकता है। एरर इन मेजरमेंट, भाई एरर आ सकता है मेजरमेंट में कि भाई जैसे एक चीज क्या कर रही है, बिल्कुल नॉर्मली चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है, अचानक से उसमें एक फॉल्ट आ गया। समझ आ रही है? या आप उसको एक से समझ लें कि एक नई गाड़ी होती है, तो नई गाड़ी जब चलती है तो शुरू में क्या होता है, फॉल्ट कम होते हैं। ऐसे ही ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे उसके फॉल्ट बढ़ते चले जाते हैं। समझा रही है? एक वक्त आता है कि जब कम फॉल्ट थे तो आप क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि कल ठीक करवा लूंगा, कल ठीक करवा लूंगा, हो जाएगा, गाड़ी चल रही है, काम तो चल रहा है ना, ये काम चलता चला जा रहा है। लेकिन एक वक्त आया जब काम चलना बंद हो गया, अचानक से एरर पीक पे चला गया, अब चेन टूट गई, अब क्या करना है, अब चेंज करवानी है ना, उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, खर्चा करवाते हो, तो ऐसा ऐसा वो एरर भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रही है? तो आप इसको कहां लगा सकते हो, एरर की मेजरमेंट्स में भी लगा सकते हो। आप ये देख सकते हो कि भाई अभी एक नई चीज है तो इसमें एरर वक्त के साथ साथ इस पॉइंट पे एरर आ सकता है और इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम आउटपुट देगी और यहां पर जाके चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिर क्या करते हो, उस टाइम के करीब करीब ही चीजों की मेंटेनेंस करना स्टार्ट करते हो कि भाई अब मशीन क्या होगी, ये किसी भी वक्त खराब हो सकती है। मशीन बजाय तो ठीक चल रही है लेकिन आपने एक एनालिसिस लगा दिया कि भाई अगर मैंने इसकी मेंटेनेंस नहीं करवाई, इसकी मैंने ट्यूनिंग नहीं करवाई तो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। और फिर जब खराब हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो वहां पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लड प्रेशर में भी होता है कि अचानक आप कोई चीज खा लेते हो या कुछ तबीयत खराब हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, अचानक से शूट कर जाता है। फिर जब टेबलेट वगैरह लेते हो तो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आपका आने लगता है। अच्छा, मार्क्स ऑन टेस्ट, कोई टेस्ट दिया आपने, उसमें भी क्या है कि अचानक से या तो क्या कर दिया, ग्रेजुअली आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, मेहनत करते चले जाओगे, नहीं करोगे तो ग्रेजुअली कम भी होते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये किसी भी डेटा को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें नजर आ रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डेटा मौजूद है। इसके लिए आपने क्या करना है, देखें, वी से द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम उस वक्त कह सकते हैं डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जब क्या हो, जब उस डेटा का मीन बराबर हो मीडियन के और मीडियन बराबर हो मोड के। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि ये क्या हो, उसमें एक सिमेट्री हो अबाउट द सेंटर, यानी कि सेंटर से लेफ्ट पर भी 50% डेटा हो और राइट पर भी 50% डेटा हो, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल में भी सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, क्या कह रहे हैं, 50% ऑफ द वैल्यू लेस देन मीन, 50% वैल्यू मीन से क्या होंगी, कम होगी सेंट्रल वैल्यू से, और 50% वैल्यूज क्या होंगी, मीन यानी सेंट्रल वैल्यू से क्या होंगी, ज्यादा होंगी। भाई समझ में आ गई? अच्छा, अब इसका हम यहां पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। अब यहां पर देखें, स्पीड में बढ़ा देता हूं इसकी ज्यादा। अच्छा, ये बताएं, अब देखें 50-50% यहां पर हमने क्या किया हुआ है, लेफ्ट राइट पे डेटा को 50-50% हमने क्या किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है। तो ये यहां पर जो बेल कर्व बनेगा क्या बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगा। दोनों साइड पे क्या है, हमारे पास इक्वल डेटा है। अच्छा, अगर यहां से मैं इसको 1090 कर दूं,
अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी हमारे पास? मोर देन राइट। राइट पे नंबर तो ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? डेटा स्प्रेड आउट, रैंडम वेरिएबल को अगर उसको देखें, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें डेटा की, मोर देन लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि डेटा ज्यादा कहां पर स्प्रेड हो रहा है? लेफ्ट की तरफ स्प्रेड हो रहा है। अच्छा यहां पर अब देखें, अब क्या है, चलिए इसको हम रीस्टार्ट करते हैं ताकि ये, अब देखिए मोर देन राइट, अब राइट की तरफ डेटा डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो रहा है। जब राइट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मोर देन राइट, जब लेफ्ट की तरफ होगा तो मोर देन लेफ्ट। अगर दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या कहलाएगा? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा भाई चलें आगे चलते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। और नीचे भाई इसमें देखें, इसके जो 10 सवाल हैं इसमें आपने क्या करना है, उन्हीं सवालों को इसमें देखना है जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के आपके लिए के बेसिक सवाल हमने किए हैं। अब चूंकि मजीद इसकी डिटेल में जाएंगे ना तो एक एक सवाल को करने में हमें एक एक घंटा लगेगा, क्योंकि ये बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये आपके लिए बैचलर्स के सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो खैर हमारा जितना काम था वो हमने क्या कर लिया, देख लिया जितना हमारा काम है। अच्छा उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे है स्क्यू डेटा। अब स्क्यू डेटा पढ़ते हैं। अब स्क्यू का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग, डेटा को क्या करना, स्ट्रेच करना। अब स्क्यू डेटा में हम ये फाइंड लगाते हैं कि हमारा डेटा किस साइड पे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है, कहां पे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू डेटा कहते हैं। अब देखें क्या कह रहे हैं, डेटा कैन बी स्क्यूड मीनिंग इट टेंड टू हैव अ लॉन्ग टेल ऑन वन साइड और अदर। डेटा को स्क्यू करवाया जा सकता है, इसका मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं डेटा की लॉन्ग टेल कहां पे बन रही है, राइट पे बन रही है, लेफ्ट पे बन रही है, एक साइड पे बन रही है, दूसरी साइड पे बन रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डेटा स्क्यूइंग कहलाता है। अच्छा अब कितनी तरह के स्क्यूड हमें डेटा मिलता है, एक नेगेटिव स्क्यू, नो स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यू, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई स्क्यू नहीं मिलता हमें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी स्ट्रेचिंग डेटा की नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है, डेटा इक्वल होता है, तो डेटा स्ट्रेच नहीं हो रहा होता, समझा रही है। लेकिन अगर हम नेगेटिव स्क्यू में देखें, देखें जो पीक नजर आ रही है आपको, समझा रही है, पीक पर आप देखें, अगर इस पीक को हम मान ले सेंट्रल वैल्यू हमारी क्या है, सेंट्रल वैल्यू। अब इस पीक से अब देखें डेटा किस साइड पे ज्यादा मौजूद है, लॉन्ग टेल कहां पे बन रही है। अगर टेल बनाऊं, यहां पे एक बेल बनाऊं, तो बेल की टेल कहां पे लंबी बनती हुई नजर आएगी आपको, लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट पे ना। देखो भाई यहां पे अगर आप टेल बनाते हो, बनाकर भी बता देता हूं आपको, ये देखें अगर यहां पे अगर हम बेल बनाए तो लंबी टेल कहां पे बन रही है, हाँ भाई हेलो खड़े हो जाओ, लंबी टेल कहां पे बन रही है, राइट पे, लेफ्ट पे, राइट पे, राइट पे, ये लंबी टेल है, ये लंबी टेल है, कहां बन रही है भाई अब्दुल्ला, कहां बन रही है, लेफ्ट पे, और ये क्या हमारा राइट पे शॉर्ट टेल बन रही है। तो जहां पे पीक से लॉन्ग टेल बन रही होगी तो इसका मतलब वो वहां पर डेटा स्क्यू हुआ है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो नंबर लाइन होती है उसके राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे लॉन्ग टेल बन रही है तो इसका मतलब ये कौन सा स्क्यू होगा, नेगेटिव स्क्यू होगा। अब देखें यहां पर देखें, अब पॉजिटिव स्क्यू में देखें, अगर मैं पीक से टेल बनाता हूं, अब टेल कहां पे लंबी बन रही है, राइट पे बन रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर स्क्यू कौन सा है, पॉजिटिव स्क्यू है, समझ आ रही है। पॉजिटिव साइड पर डेटा क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेच हो रहा है। कहां गया डिस्टर, बैठो। अच्छा भाई समझ में आ गई। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो किसी साइड पे भी आपको लॉन्ग टेल नजर नहीं आ रही, इक्वल टेल नजर आ रही, इसलिए हम क्या कहते हैं यहां पर कोई स्क्यू हमें बनता हुआ, डेटा स्ट्रेच होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा भाई देखें नेगेटिव स्क्यू अभी मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टेल लेफ्ट साइड पर आ रही है, और इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, स्क्यू टू द लेफ्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो लॉन्ग टेल है वो कहां पर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है।
इसी तरह से इसको ये भी कहते हैं कि आल्सो दिस मीन इज आल्सो ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीक। इसका मतलब ये पीक के लेफ्ट साइड पर मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, लेफ्ट पीक के मौजूद है, तो ये इसलिए नेगेटिव स्क्यू है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई स्क्यू नजर नहीं आता और पॉजिटिव स्क्यू नजर आता है जब राइट साइड पर लॉन्ग टेल हमारी बन रही होती है। अब यहां पे देखें, हमने एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने हमें, हियर इज अ सम डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ रीसेंट सेंसस। अभी रिसेंटली एक सेंसस से उन्होंने क्या कह रहे हैं, एक डेटा निकाला। सेंसस किसे कहते हैं? मर्दमशुमारी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेटा को किस तरह से इकट्ठा करना। सेंसस में डेटा किस तरह से इकट्ठा किया जाता है? वेरी गुड, शाबाश। क्या करना? इस तरह से डेटा को इकट्ठा करना कि जिसमें आप हर बंदे की, स्पेसिफिक बंदे की डिटेल लेते हो, हर एक बंदे, एवरी पर्सन की क्या लेते हो? डिटेल लेते हो। और सैंपल क्या होता है अब्दुल्ला? सैंपल क्या होता है? एक होता है सेंसस, एक होता है सैंपल। सैंपल क्या होता है? हाँ, यानी कि किसी स्पेसिफिक पोर्शन का डेटा इकट्ठा करना क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। लेकिन तमाम तर बंदों का डेटा इकट्ठा करना हर एक के पास जाके क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है। तो सेंसस किया तो इनको पता लगा कि भाई ये कुछ डेटा मिला, और यहां पर हमने पता करना है कौन सा स्क्यू है हमारे पास। देखें, अगर हम मीन ये देखें, हमारे पास सेंट्रल वैल्यू, हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर ये आ रही है, इस सेंट्रल वैल्यू की तरफ अगर हम टेल ड्रॉ करें, ठीक है, यहां पर हम टेल ड्रॉ करते हैं, तो देखें ये हमारे पास ये कुछ ऐसी टेल बन रही है। बात समझा रही है? अब बताएं लॉन्ग टेल कहां बन रही है हमारे पास? लॉन्ग टेल हमारे पास कहां बन रही है भाई? राइट साइड पे बन रही है। तो राइट साइड पे जब बन रही है तो हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव स्क्यू है। और आपसे ये बात भी कह रहे हैं कि भाई ये 100,000 से आगे भी कंटिन्यू है, 100,000 से आगे भी क्या है? कंटिन्यू है। लेकिन देखें यहां से कंटिन्यू नहीं, यहां पे स्पेस नजर आ रहा है आपको, यहां पे देखें स्पेस नजर नहीं है। इसका मतलब ये आगे भी क्या है? कंटिन्यू है। इसका मतलब लॉन्ग टेल कहां बन रही है? हमारी राइट साइड पे बन रही है। तो यही बात देखें, आपसे कह रहे हैं एज यू कैन सी इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, इन फैक्ट द टेल कंटिन्यू वे पास्ट $100,000, कि भाई जो सा स्क्यू है आपका वो $100,000 से भी कहां जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। अब देखें भाई, कैलकुलेटिंग स्क्यू की बात करें, स्क्यू, द अमाउंट ऑफ स्क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल यू कुड यूज स्क्यू फंक्शन इन एक्सेल और ओपन ऑफिस कैलकुलेशन। मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सेल में डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हो, मतलब कि कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूले होते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं स्क्यू इन एक्सेल, ठीक है। हम इमेजेस में जाते हैं तो देखें इस तरह से ये डेटा हमारे पास मौजूद है। यहां पे हम फार्मूला लगाते हैं और इसका स्क्यूड हमें देखने को मिल जाता है कि ये भाई राइट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल में देखो ये कौन सा स्क्यू है? ए में कौन सा स्क्यू है? अगर इसकी बात करें, ए में कौन सा है? पॉजिटिव है। बी में कौन सा है? नेगेटिव है। गुड, हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें बताएं कौन सा स्क्यू है? इसमें भी कौन सा है? पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस तरह से हम फंक्शन का, फार्मूले का इस्तेमाल करके भी एक्सेल में स्क्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्यू का फायदा क्या होगा? हमें क्या बताएगा स्क्यू? क्या बताएगा कि भाई डेटा कहां पे स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि इंक्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है या डिक्रीज की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। समझा रही है? अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या बताया उन्होंने? पीपल बताया हुआ है। पीपल और सैलरी को, इनकम को इन लोगों ने क्या किया है? एक ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी इनकम भी क्या होती चली जा रही है? हाई होती चली जा रही है वक्त के साथ साथ, ठीक है भाई। इसके भी क्या करने? 10 सवाल आप लोगों ने करने। और इंशाल्लाह कल से क्या होगा भाई, हमारा एक्सेल स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी। तो भाई कल की क्लास में ये करना है कि भाई आप लोगों ने बेटा कॉपी लाजमी लेकर आनी है। जो बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी सुस्ती कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेल क्या है आपका मेन टॉपिक है, ठीक है, मेन आपके लिए इस कोर्स का पार्ट है। तो उसमें कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है?
तो एक्सेल समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, इसके 10-10 सवाल करें, कोई मसला है पिछले प्रीवियस सवालों में या इन सवालों में, पहले इनको करेंगे, कोई मसला है तो आपने पूछना है, ठीक है।